चलो इसके अंदर वापस से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो, तो न्यूक्लियस में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले अगर इसकी अपन ऑब्जर्वेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा, ये नाम ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना, और 1831। अब ये इन्होंने सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाए क्योंकि उस समय पे एडवांसमेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को न्यूक्लियिंग, और इसे अपन आप बात करेंगे इसके अंदर एमबीआई के अंदर उसके नेचर के बारे में उसने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करा। तो जिसको इसने एक्सप्लेन किसने किया, एफ मिशर ने करा 1869 के अंदर। अब जब अपन ये सेल के अंदर देखते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे को ऐसे डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसके अंदर की तरफ क्या कंटेन होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो हम इसलिए ये बोलते हैं कि जो अपना न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, साथ में इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखो, अगर मान लो कि इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल, जो इसके जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन होगा वही तो इसके न्यूक्लियस का भी फंक्शन होगा। अल्टीमेटली किसको पैक करके रख रखा है, इसने रखा किसको है, जेनेटिक मटेरियल को। तो इसके अगर अपन बेसिक से फंक्शन की अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर न्यूक्लियस के अपन काम की अगर अपन बात करें तो आप एक चीज देखो, ये डीएनए जो है, इस डीएनए से क्या बनता है, अगर अपन ये बात करें आरएनए, ये आरएनए क्या करता है, ऐसे बाहर जाता है, ठीक है। अब इस आरएनए के ऊपर क्या बनता है, ऐसे राइबोसोम आता है, ठीक है। और इस राइबोसोम से क्या बनती है, एक प्रोटीन बनती है, ये पी से प्रोटीन मान लो, और ये प्रोटीन आगे जाकर के एक एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो एंजाइम है इसका काम क्या होता है कि ये अपनी बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कुल मिलाकर के हम क्या बोल रहे हैं, इस न्यूक्लियस का काम क्या हो गया, इस एंजाइम को बनाने में मदद करना, और ये एंजाइम क्या काम कर रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहां पे कंट्रोलर ऑफ सेल, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहला अगर काम की अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल, ठीक है। साथ साथ में लिखते भी जाना, कंट्रोलर ऑफ, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या फिर इसको अपन एक और नाम से बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है भाई। कंट्रोलर ऑफ सेल और डायरेक्टर ऑफ सेल, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दूसरी चीज, अगर इस न्यूक्लियस के अंदर देखा जाए तो क्या चीज प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, और कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। तो ये एक स्टोर हाउस है किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। तो हम ये बोलते हैं कि एक तरीके से इसको स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या है, ये स्टोर हाउस है। फिर आपने एक चीज ये पढ़ रखी होगी कि हमारे डीएनए के पास में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ जीन्स होते हैं जो कि अगर अपन ये बात करें, ठीक है, तो अपने डीएनए जो रहता है उसके पास में क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि अगर अपन को मान लो कि इसका एक और काम होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करना, अपने पास में जो अपन बोलते हैं कि जेनेटिक्स, या फिर अगर जीन्स का, या फिर अपन बोलते हैं इसका ट्रांसफर करना, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना, उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से, वन जनरेशन से अदर जनरेशन के अंदर, या फिर दूसरी जो जनरेशन, इसकी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर क्या करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करना, ट्रांसफर करना, जो कि खुद किस फॉर्म में जाता है, डीएनए की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसको अपन बोलते हैं हेरिडिटी। अब ये क्या करवाता है, सेल की ग्रोथ भी करवाता है, सेल की ग्रोथ भी कराता है, कैसे, तो ये जो प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन जो होती है, कुल मिलाकर के अपन ये बात करते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसी भी बनेगी जो सेल की ग्रोथ के लिए क्या होती है, काम में आती है। तो कैसे करता है ये, बाय प्रोटीन। प्रोटीन से क्या करता है आपके, ये सेल की ग्रोथ कराने में भी क्या करता है, काम करता है। इतनी बात समझ में आई, किसने ऑब्जर्व करा, एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेन करने के बाद में ये इसके काम थे। अब ये जो इसने काम बताए हैं, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैमरलिंग, जिन्होंने एक एसिटाबुलेरिया नाम से एक आपके ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर उन्होंने ये बताया। लेकिन आपके ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके इसके फंक्शन को ध्यान रखना, ठीक है ना। हैमरलिंग साइंटिस्ट के बारे में नहीं पूछा जाता, और इसके अंदर ये एसिटाबुलेरिया ये नहीं पूछा जाता। ये मेन चीज आपको दो साइंटिस्ट देखना है, एक तो एफ मिशर, और एक कौन सा हो गया, रॉबर्ट ब्राउन हो गया, ठीक है भाई। चले आगे, चलो।
अब देखो, अगर अपन ये बात करें बेसिक से, अगर अपन बात करते हैं, ज्यादातर अगर सेल के अंदर हमारे पास में कितना न्यूक्लियस पाया जाता है? एक। ठीक है ना? तो जितने भी लगभग ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एक ही न्यूक्लियस। भाई प्रोकैरियोट में होता है कि न्यूक्लियस? प्रोकैरियोट में होता है? नहीं होता, क्योंकि तभी तो अपन उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर अपन ये बात करें कि अगर किसी ज्यादा के मतलब अपन ये बोलते हैं कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है ना? अगर एक न्यूक्लियस है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? यूनी न्यूक्लिएटेड। ये यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो होती है, अगर अपन ये बात करें, लगभग सभी यानी मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यूनी न्यूक्लिएटेड। तो इसके अंदर लिख भी लेना, मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक। ठीक है भाई, ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल। अगर मान लो कि यहां पे हमारे पास में दो न्यूक्लियस है, ठीक है, दो न्यूक्लियस है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बाई न्यूक्लिएटेड। ठीक है ना? अब बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन की अगर अपन ये बात करें, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो, एक ही एग्जांपल ध्यान रखना, पैरामीशियम। ठीक है? तो इसका एग्जांपल अगर अपन बात करें तो पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है? अगर दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो, ठीक है ना, मैनी न्यूक्लियस हो, ठीक है, मैनी न्यूक्लियस हो, तो उस तरीके की कंडीशन को अपन बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन किसमें पाई जाती है? इसका एग्जांपल ध्यान रखना, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है राइजोपस। राइजोपस। राइजोपस के अंदर क्या होता है कि अपने मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और एक अपन एक एग्जांपल और पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर भी क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है। एंडोस्पर्म। ठीक है? तो एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है ना, कि एक न्यूक्लिएटेड कंडीशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बाई न्यूक्लिएटेड होती है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन किस में पाई जाती है? तो ये एग्जांपल ध्यान रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैंने कराया। ठीक है? लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाए नहीं जाते। जैसे कि आप एग्जांपल बताओ, ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है? कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बताओ भाई। जैसे कि आरबीसी, आपने आरबीसी पढ़ा था, रेड ब्लड सेल। तो हम ये बात करते हैं कि कुछ सेल, सम सेल, ठीक है ना, और वो भी किस कौन सी? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल के पास में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है ना, कुछ सेल के पास में, जिसमें से एग्जाम्पल ध्यान रखना, पहला एग्जाम्पल है मैच्योर आरबीसी, और दूसरा एग्जाम्पल है सीव ट्यूब। ठीक है? पहला है मैच्योर आरबीसी और दूसरा है इसके अंदर सीव ट्यूब। ठीक है? अब ये दोनों के पास में न्यूक्लियस नहीं है, तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग है। तो न्यूक्लियस तो है ही नहीं, लिविंग कैसे हो गया ये? इसको कंट्रोल कैसे करेगा? अब देखो यहां पे, तो अगर अपन एक चीज की अगर अपन बात करें तो हम इसके अंदर एक कैटेगराइजेशन करते हैं कि ये दोनों में से लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। अगर अपन ये बात करते हैं लिविंग की, तो ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। ठीक है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो यहां पे चलती है। ठीक है? तो न्यूक्लियस के बिना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे चल सकती है? ठीक है? अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि आरबीसी को समझो। आरबीसी को ऐसे मान लो कि, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक इमैच्योर आरबीसी है। ठीक है? तो इमैच्योर आरबीसी के पास में अपन ये बात करते हैं न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, और सेल ऑर्गेनल भी होते हैं, कोशिकांग भी होते हैं, यानी जिसको अपन सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ठीक है? तो न्यूक्लियस के होने की वजह से जब ये क्या करता है, मैच्योर इमैच्योर से मैच्योर की तरफ जाता है। ठीक है ना? ये जैसे मान लो कि ये है मैच्योर आरबीसी, ये है मैच्योर। तो जब ये इमैच्योर होता है तो उसके इसके पास में डीएनए प्रेजेंट है।
ठीक है। अब इसका डीएनए क्या करता है कि इस डीएनए से आरएनए बनाता है, और आरएनए से क्या कर देता है, इस सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन बना देता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रोटीन बना देता है। और जब मैच्योरेशन होता है तो ये क्या करती है, अपने डीएनए को या फिर अपने न्यूक्लियस को और सेल ऑर्गेनल को क्या करती है, बाहर निकाल लेती। बाहर निकालने के बाद में अगर अपन ये बात करते हैं तो इसकी पूरी की पूरी सेल के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसने क्या करा, पहले से ही प्रोटीन बना के रख ली। और आरबीसी कितना होता है, 120 डेज का होता है। अब ये प्रोटीन क्या करेगी, इसको 120 दिन तक क्या करेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। और 120 दिन आते आते इनकी सारी की सारी प्रोटीन होगी वो एक तरीके से बोले नॉन फंक्शनल या फिर खत्म होने लग जाएगी। और अल्टीमेटली इस मैच्योर आरबीसी का अगर अपन ये बात करें 120 दिन के बाद में ये क्या हो जाएगी, अगर अपन ये बात कर सकते हैं, ग्रेव यार्ड के अंदर चली जाएगी, स्प्लीन के अंदर इसको क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये अपना जीवन काल कैसे निकालती है कि इसके अंदर इमैच्योर स्टेट के अंदर इसका डीएनए क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। और प्रोटीन बनाने के बाद में ये प्रोटीन स्टोर हो जाती है और 120 दिन तक इसको क्या करती है, इसकी मेटाबॉलिक साइकिल को क्या करती है, कंटिन्यूअसली चलाती रहती है। वहीं अगर अपन ये बात करें सीव ट्यूब की, अगर अपन बात करते हैं तो देखो सीव ट्यूब की अगर अपन ये बात करें तो ये देखो, ये हमारे पास में क्या है, जैसे ये सीव ट्यूब है। अब इस सीव ट्यूब से क्या होता है, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और इससे एक सेल अटैच रहती है जिसको अपन बोलते हैं कंपेनियन सेल। क्या बोलते हैं इसको अपन, कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है, ये यहां पे इसका जो न्यूक्लियस है, ये इसका डीएनए, इसका डीएनए क्या करता है, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसके पास में, खुद के पास में तो न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन कंपेनियन सेल के पास में न्यूक्लियस है और उसका न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। इतनी बात समझ में, ये किस तरीके से लिविंग है। तो ये लिविंग जो रहती है 120 दिन तक लिविंग रहती है, कैसे, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन चला रहा है, प्रोटीन चला रहा है। और ये लिविंग रहती है कैसे, क्योंकि कंपेनियन सेल क्या करती है, इसके जो बॉडी के या फिर सेल के फंक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इतनी बात क्लियर, इसको देख लो अच्छी तरीके से। चलो ठीक है भाई, ये समझ में आ गया कि ये मैच्योर आरबीसी और सीव ट्यूब के बारे में, जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं है फिर भी क्या है, लिविंग है। और उसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि लिविंग क्यों है। देन अब अपन बात करते हैं इसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, तो साथ साथ में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी बना लेना। ठीक है, अब जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं, न्यूक्लियस के पास में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको अपन क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इस वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, आउटर और इनर। इस आउटर और इनर के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को अपन बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक या पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस तो किसी और को बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है इसको अपन बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। ठीक है, अब इसके यहां पे ये जो अंदर का एरिया है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। हमने एक पढ़ा था साइटोप्लाज्म, सेल के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के फ्लूइड को न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इस इनर मेम्ब्रेन के आसपास में यहां पे न्यूक्लियर लेमिना मिलता है, जो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, इस तरीके से ये जो होता है, ये है न्यूक्लियर लेमिना। ये न्यूक्लियर लेमिना कौन सी प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था, इंटरमीडिएट फिलामेन होता है।
अपन ने इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ा था अपन ने, तो ये कौन सी प्रोटीन होती है? लेमिन प्रोटीन होती है। अब ये न्यूक्लियर लेमिना का काम क्या है? न्यूक्लियर लेमिना का काम ये है कि ये क्या करता है, इस इनर मेम्ब्रेन को एक तो स्टेबल करके रखता है, दूसरा इसको शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन शेप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की क्या करता है, शेप को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। और अगर अपन ये बात करें कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे को ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको अपन? क्रोमेटिन बोलते हैं। ये जो हमारा डीएनए जो होता है, जैसे अगर ह्यूमन डीएनए की बात करें तो उसकी लेंथ कितनी होती है? 2.24 मीटर के आसपास। तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे कंडेंस कर देते हैं। कंडेंस करने के बाद में उसको क्या करते हैं, एक मोतियों की जो माला होती है उसी माला के रूप में बांध देते हैं उसको, और उस माला को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्रोमेटिन के यहां पे इसी के अंदर क्या होता है कि हमारे को एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो इस क्रोमेटिन से अटैच होता है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो इसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियोलस के साथ साथ में अगर अपन ये बात करें कि ये जो अपने पास में ये जो क्रोमेटिन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। ये डीएनए क्या करता है? आरएनए का भी क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आरएनए भी प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, यानी क्रोमेटिन प्रेजेंट है। क्रोमेटिन के साथ साथ में अपन ये बात करें, और क्रोमेटिन किसका बना है? डीएनए का, और ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब आपको ये जो न्यूक्लियस के बीच में, यानी यहां पे जो आपके ये मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, उस गैप को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर पोर को समझो किस तरीके से रहता है ये। अब इस न्यूक्लियर पोर के अंदर क्या होता है, ऐसे ऑक्टागोनल प्रोटीन्स होती है। ये इधर बना देते हैं। होगी क्या ऑक्टागोनल? 8 साइड होगी क्या इसकी? 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ऑक्टागोनल प्रोटीन। ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियो पोर बोलते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियोपोर के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज्मिन प्रोटीन होती है। न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में, ये है जो न्यूक्लियर पोर है। अब ये न्यूक्लियर पोर और ये प्रोटीन दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं समझ में है? वापस से देखो, दो मेम्ब्रेन, इनर और आउटर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस अंदर की तरफ फ्लूइड भरा है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इनर मेम्ब्रेन की तरफ एक प्रोटीन पड़ी है या फिर एक स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना, जो लेमिनिन प्रोटीन का बना है। अंदर की तरफ डीएनए जो होता है वो एक तरीके से मोतियों की माला के रूप में होता है जिसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन। और इस क्रोमेटिन के ऊपर ही हमारे को क्या दिखाई देता है? न्यूक्लियोलस दिखाई देता है, और इसके अंदर हमारे को आरएनए। ये हमारे को पोर्स के अंदर क्या दिखाई देता है? ये जैसे न्यूक्लियर पोर है जहां पे प्रोटीन लग रही है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को भी देख लो। ठीक है, अब हमारे को अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस के अंदर 4 कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मेंशन भी कर देता हूं। जैसे कि अगर सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसकी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो हम इसकी मेम्ब्रेन पढ़ेंगे फर्स्ट। दूसरी अगर अपन ये बात करें तो हम इसके न्यूक्लियोप्लाज्म को पढ़ेंगे। थर्ड हम अपन इसके पढ़ेंगे क्रोमेटिन को पढ़ेंगे, और फोर्थ हम पढ़ेंगे इसके न्यूक्लियोलस को पढ़ेंगे। ये जो है कहाँ गया, ये रहा फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट के बारे में हमारे को क्या करना है? डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके अंदर, हेडिंग लगाओ इसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक है। अब कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखना, अगर आपको न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो अगर अपन ये बात करते हैं, न्यूक्लियस जो होता है हमारे को एक पर्टिकुलर फेस के अंदर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो आपको अगर न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो अपन कौन सी फेज में करेंगे, इंटरफेस स्टेट में करेंगे। तो हम ये बात करें इंटरफेस, ठीक है, उसमें अपन कर सकते हैं। इंटरफेस की अगर अपन बात करें तो उसमें 3 फेज होते हैं, G1, S और G2 फेज। तो G1, S फेज और G2 फेज के अंदर ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, तो जब मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का पढ़ा था अपन ने, एक पढ़ा था अपन ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इतनी बात समझ में। तो इसकी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है, इसकी मेम्ब्रेन जो होती है अगर अपन देखा जाए तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है ईआर से बनी हुई होती है, यानी ईआर ने इसकी मेम्ब्रेन बनाया, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर अगर देखा जाता है तो प्रोटीन ज्यादा मिलता है। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, यहां पे ध्यान रखना कि ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है यहां पे हमारे को ऐसे प्रोटीन मिलती है, ठीक है, राइबोसोम्स मिलते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स मिलते हैं। अगर इस मेम्ब्रेन की प्रोटीन मतलब जो इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर राइबोसोम मिल रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होता है इसकी मेम्ब्रेन को बनाने वाला कौन है, RER। ठीक है भाई, ये हमने पहले भी अपन ने बात करी थी। तो इसकी मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो इसकी मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 प्रकार के, एक है RER और एक है SER। तो RER इसके अंदर अगर आपके दोनों ऑप्शन अलग अलग दे रखे हो तो टिक किसको करोगे, RER को। क्यों, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ हमारे को क्या मिलते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसकी मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, यानी 2 होती है, एक होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन और एक होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। अब हमने ये पढ़ा था कि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जैसे इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड होकर के ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, फोल्ड करती है। ठीक है ना, अगर आउटर मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, इसके ऊपर फोल्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये फोल्ड जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। इतनी बात समझ में। तो इसके फोल्ड्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। अगर अपन इसके इनर मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, इस ये जो होता है इसके पास में न्यूक्लियर लेमिना पाया जाता है। ठीक है, इस न्यूक्लियर लेमिना की अगर अपन बात करें तो एक प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं लेमिन प्रोटीन होती है। ये लेमिन प्रोटीन का काम क्या होता है, इसकी शेप को मेंटेन, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की शेप को और स्ट्रक्चर को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को, ठीक है, तो अगर अपन ये बात करें इसके, ठीक है, स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन, स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो, अगर ये बात करते हैं इसका डायमीटर या फिर अपन बोलते हैं इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 10 से लेकर के 50 नैनोमीटर। ये चीज ध्यान रखें, कितनी होती है,
10 से लेकर के 50 नैनोमीटर। अगर इसको अपन एंगस्ट्रॉम के अंदर बदले, ठीक है, तो इसके अंदर एंगस्ट्रॉम में जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो तो 100 से लेकर के 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर नैनोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम में पूछ जाए, वहां अपन कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिखा देता हूं कि अगर ऐसा आ जाए तो देखते ही क्या कर देना, टिक कर देना, जिससे अपना क्या बचेगा, टाइम बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, ये चीज रहती, लिख लो इसको भी साथ साथ में। चलिए आगे, चलो। चलो, अब इसके अंदर हमने ये पढ़ा अभी, जैसे कि आप इसको देखो, ये अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ये अपने पास में मेम्ब्रेन के पास में एक तरीके का स्ट्रक्चर भी होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। तो अब अपन इस न्यूक्लियर पोर को भी समझ लेते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। तो न्यूक्लियर पोर की अपन बात करते हैं, ठीक। अब न्यूक्लियर पोर की अगर अपन बात करें तो जैसे इस डायग्राम को देखो, तो इस डायग्राम के अंदर जो पोर जो होता है सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है। जैसे इसको आप ऐसे मानो कि ये जो है ऐसे, ये अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है वो क्या है, पोर है, और इसके बाहर की तरफ ऑक्टागोनल क्या है, प्रोटीन है। तो सेंटर की तरफ कौन प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है, और बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट है, ऑक्टागोनल प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम पोर की अगर अपन बात करते हैं तो सेंट्रली लोकेटेड रहता है, ठीक है। और कहां प्रेजेंट रहता है, तो जहां पे दो मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है उस फ्यूजन के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। तो हम ये बोलते हैं लोकेटेड बिटवीन फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच के फ्यूजन के पास में क्या होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस न्यूक्लियर पोर के पास में एक प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये एक ऑक्टागोनल प्रोटीन होती है। इतनी बात समझ में आई। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन जो होती है एक तरीके से ऑक्टागोनल प्रोटीन होती है। अब इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, इसके पोर का काम होता है, ये एक तरीके का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या करता है, मदद करता है। यानी जो आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो आरएनए को जब सेल के बाहर भेजना होता है तो सेल के बाहर भेजने का काम कौन करता है, ये न्यूक्लियर पोर करता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से समझो कि किस तरीके से रहता है। जैसे कि मान लो कि ये जो आरएनए है, अब इस आरएनए को अगर मान लो कि हमारे को ऐसे बाहर भेजना है तो ये कहां से जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब जब ये आरएनए बाहर जाता है तो जैसे मान लो ये आरएनए गया, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट आ जाती है, इसके ऊपर लग जाते हैं राइबोसोम, और इस राइबोसोम से क्या बनता है, इसके अंदर इस तरीके से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी। तो ये आरएनए जब बाहर गया, बाहर जाने के बाद में क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है नॉर्मली। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये जो प्रोटीन बनती है इसके अंदर भी जरूरत पड़ जाती है, तो इसको वापस भी लेकर के जाया जा सकता है। तो हम ये बोलते हैं कि यहां पे किस तरीके का मूवमेंट होता है, इधर से इधर भी जा रहा है और इधर से इधर भी जा रहा है, तो दोनों दिशाओं के अंदर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। तो अगर अपन देखा जाए तो यहां पे जो ये क्या करता है, मूवमेंट करवाता है, मूवमेंट करता है कैसा, बाई डायरेक्शनल, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, ये किस तरीके का मूवमेंट करता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि अगर अपन ये बात करें तो प्रोटीन और आरएनए दोनों ही क्या करते हैं, बाहर भी जाते हैं और अंदर भी आते हैं। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब ये होता है बोथ प्रोटीन एंड आरएनए। लेकिन अगर अपन ये बात करें ज्यादातर केसेस के अंदर आरएनए तो क्या करता है, बाहर जाता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जरूरत पड़ने के समय पे क्या बोल सकते हैं अपन, आरएनए अंदर की तरफ भी आ सकता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर क्या होता है, आरएनए बाहर जाता है
और अगर अपन ये बात करते हैं, और प्रोटीन जो होता है, बाहर जो प्रोटीन बनता है वो अंदर की तरफ आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन का काम क्या हो गया? इस न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन का काम है, तो हमने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो वहां पे हमने प्रोटीन पढ़ा था, और मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था कि सोडियम के लिए प्रोटीन है। ठीक है, तो मैंने ये बोला था सोडियम ही जाएगा, और अगर पोटेशियम है तो चाहे वो रो धो ले लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता, और पोटेशियम के लिए प्रोटीन है तो पोटेशियम ही जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। तो इस प्रोटीन का नेचर भी कैसा हो गया? सेलेक्टिव नेचर हो गया, यानी सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। तो हम ये बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन होती है, न्यूक्लियर पोर जो होता है, इसमें क्या होता है कि यहां पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है ये क्या करती है? सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इतनी बात पहले पढ़ी आपको, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके का होता है। तो ये जो है हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट है। चल, अब इसी के साथ साथ में हम दूसरा इसकी पार्ट की भी बात कर लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर अपन ये बात करें, ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मेनली जो होता है वो प्रेजेंट होता है पानी, मेनली वाटर जो होता है, H2O जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट। ठीक है, अब न्यूक्लियोप्लाज्म को अपन न्यूक्लियर फ्लूइड भी नाम दे सकते हैं, इसको अलग अलग नाम से जान सकते हैं, न्यूक्लियर फ्लूइड बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो पहली चीज क्या हो गया? इसके अंदर मेनली क्या चीज प्रेजेंट होती है? इसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ में जब अपन इसके अंदर देखे थे तो हमने ये बोला था क्रोमेटिन के हमारे को क्या मिलते हैं? यहाँ पे थ्रेड मिलते हैं, धागे मिलते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड मिलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड से हमने ये देखा था इसके पास में क्या जुड़ रखा होता? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था। ठीक है, तो क्रोमेटिन थ्रेड था और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था। इसके बाद में अगर अपन ये बात करें तो इस डायग्राम को देखना। अब यहां पे देखो और क्या चीज प्रेजेंट है इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अगर मान लो कि इस डीएनए को, अगर अपन ये बात करें, इस डीएनए को एक और डीएनए बनाना है। ठीक है, ऐसे मान लो कि डीएनए बनाना है, ये डीएनए मान लो। तो अगर डीएनए से डीएनए बनाना होता है तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इस एंजाइम को अपन बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं इसको अपन? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए से आरएनए बनाना होता है तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहां पे इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए से डीएनए बनाने के लिए और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए चाहिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां पे क्या होते हैं? एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, अब एंजाइम के साथ साथ में इस फोटो को वापस से देखो। यहां पे अगर अपन ये बात करें कि इधर से ये प्रोसेस या फिर इधर से ये प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम होती है। इतनी बात समझे? और अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, ये चीज रहती है। तो एक चीज आपको पढ़ाऊंगा मैं कि यहां पे जब डीएनए से डीएनए बनता है, यानी डीएनए के अंदर अगर अपन ये बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की, अगर अपन बात करते हैं तो एक नाइट्रोजन बेसिस जो होता है उसमें अलग होता है आरएनए से। आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। और डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है। ठीक है, तो अगर अपन ये बात करें न्यूक्लियोटाइड जो एनर्जी के लिए यूज आ रहे हैं तो दोनों के अंदर अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? तो अगर डीएनए से डीएनए की अगर कुछ हमारे पास में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे एनर्जी के लिए। तो इन दोनों प्रोसेस को चलाने के लिए हमारे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम ये बोलेंगे यहां पे हमारे को क्या चाहिए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करें तो कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मान लो डीएनए से डीएनए बनाना है तो डी एटीपी, डी जीटीपी, डी टीटीपी और डी सीटीपी। ठीक है, ये चीज बात समझ में आ गई। और अगर मान लो कि डीएनए से आरएनए बनाना है तो नॉर्मल एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी। क्या इतनी बात समझ में आई? दोनों के अंदर फर्क। इस डी का मतलब अपन ये समझेंगे शुगर से रिलेटेड होता है, तो डी ऑक्सी राइबो शुगर। यहां पे कोई डी ऑक्सी राइबो शुगर नहीं होती, यहां पे सिंपल राइबो शुगर होती है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो होता है न्यूक्लियोटाइड भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आयंस भी क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है जिसके अंदर मेनली अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर, क्रोमेटिन थ्रेड, न्यूक्लियोलस, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड और आयंस प्रेजेंट होते हैं। लिख लो इसको। इतनी बात समझ में आ गई। तो अपन ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। अब तीसरा जो कंपोनेंट है वो है इसके अंदर क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन अच्छे तरीके से समझना, क्रोमेटिन इंपॉर्टेंट भी है, तो हेडिंग लगाओ क्रोमेटिन। ठीक, ये क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन है क्या चीज उसको समझो। जैसे कि अगर ह्यूमन डीएनए की अगर अपन बात करते हैं, तो ह्यूमन डीएनए जो होता है वो उसकी लेंथ जो होती है 2.24 मीटर होती है, ठीक है। अब इतने बड़े डीएनए को हम क्या करते हैं, इसकी पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। और इसकी पैकेजिंग के लिए हमारे पास में एक प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो इसकी पैकेजिंग के लिए हमारे पास में एक प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो कि इसको पैक कर करके कन्वर्ट कर देती है, इसको कंडेंस कर देती है, इसको कंडेंस कर देती है। कंडेंस का मतलब होता है लेंथ को छोटा कर देना। तो कंडेंस इसने कर दिया, कंडेंस कर करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्रोमेटिन। क्या इतनी बात समझ में आई आपको कि क्रोमेटिन के अंदर क्या कर दिया इसने, कंडेंस कर दिया। तो जैसे मान लेते हैं कि अपन ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है ना। इसको एक न्यूक्लियस मान लेते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे को ऐसे थ्रेड दिखाई देते हैं, ऐसे इस तरीके से, ये थ्रेड है। तो इस एक थ्रेड को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। धागों को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो कहा जाता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन की जो सेल है उसके अंदर ऐसे 46 थ्रेड मिलते हैं, ठीक है। कैसे, कितने मिलते हैं, 46। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इस थ्रेड से क्या होता है कि सारे थ्रेड पे न्यूक्लियोलस नहीं होते। इन थ्रेड के अंदर कुछ कुछ थ्रेड ऐसी होती है जिसके पास में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो कि आपको सिखाने के लिए यहां पे न्यूक्लियोलस अटैच है, तो ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। तो ये थ्रेड जो होता है, ये थ्रेड कितने होते हैं, 46 थ्रेड होते हैं। इन 46 थ्रेड के पास में ये चीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सबसे पहली बार इस क्रोमेटिन को सबसे पहली बार ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे, ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग, ठीक, ये चीज भी ध्यान रखना। सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व करा था वो थे फ्लेमिंग थे। अब ये इसकी अगर अपन बात करें तो क्रोमेटिन जो होते हैं बिना, मतलब अपन ये बात करें कि माइक्रोस्कोप के अंदर इसलिए आसानी से नहीं दिखाई दे सकते। इसके लिए आपको चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए और एक डाई चाहिए होती है। तो इसको अपन ये बात करते हैं कि इसके लिए एक बेसिक डाई चाहिए होती है, क्योंकि डीएनए खुद एक तरीके का क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है। हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं क्योंकि एसिडिक नेचर रखता है। एक डाई चाहिए, इस डाई का नाम ध्यान रखना, इस डाई को अपन बोलते हैं एसिटोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। इस डाई का नाम क्या होता है, एसिटोकार्बन। इस एसिटोकार्बन की मदद से क्या कर सकते हैं, हम इस क्रोमेटिन को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि हमने क्या करा कि इस डीएनए को निकाला और इसके ऊपर एसिटोकार्बन डाला, तो हमारे को किस तरीके से दिखाई देगा, ये जैसे मान लो कि मैंने एक थ्रेड को निकाला, अब इसके ऊपर हमारे को कुछ इस तरीके से डीएनए दिखाई देता है, ये इस तरीके से क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे डीएनए प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये डीएनए क्या होता है, ऐसे अपन ये बोलते हैं बीड्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। तो मान लो कि अपन ने क्या करा, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं इसका, और इस छोटे से सेक्शन को अपन क्या करते हैं, यहां पे ऑब्जर्व करके देखते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके का दिखाई देगा हमारे को, ये छोटा सा सेक्शन, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आएगी आपको। तो हमने ये छोटा सा सेक्शन जो था यहाँ पे जूम करके देखा, जूम करने के बाद में हमारे को कुछ इस तरीके से दिखाई दे।
अब यहां पे ये पूरा का पूरा क्या है, डीएनए। अब एक चीज ध्यान रखना, एक क्रोमेटिन के अंदर एक ही डीएनए होता है। कितना होता है, एक डीएनए, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि यहां पे एक क्रोमेटिन जो होता है उसमें एक डीएनए होता है, ठीक है। अब इस एक डीएनए को ही हमने क्या कर रखा है, पूरे के पूरे ऐसे लूप के अंदर हमने क्या कर दिया, ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन जो होता है इस तरीके से प्रेजेंट है, और यहां पे हमारे पास में क्या है, ये डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ। अब इसको पैक करने के लिए यहां पे एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को अपन, यहां पे जो प्रोटीन होती है इसको अपन बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन होती है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? तो डीएनए को पैक करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, इसको ऐसे पैक करती हुई जाती है। अब यहां पे ये जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो एक पूरा का पूरा यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन प्लस डीएनए मिल करके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। अब इस न्यूक्लियोसोम की खास बात यह है कि यह हमारे को सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं ऑब्जर्व होता, तो नॉट ऑब्जर्व इन सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम ये बोलते हैं, ठीक है ना, इट्स ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसोम देखा हमने, हिस्टोन प्लस डीएनए मिलकर के क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम जो होता है वो आपको ऑब्जर्व इतनी आसानी से नहीं होता, इसको भी देख लो, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि क्रोमेटिन किस तरीके से। अब यहां पे एक सवाल भी पूछा जाता है जो 12th से रिलेटेड है। दो तरीके के क्रोमेटिन होते हैं, एक होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन। अब इस थ्रेड को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद में आपको एक हिस्सा दिख रहा होगा कि जो बहुत ज्यादा कंडेंस है पास पास में, और एक हिस्सा दिख रहा होगा जो दूर दूर है, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन और होती है, ठीक है। अगर अपन ये बात करें, जैसे कि मान लो एक ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब इस आरएनए पॉलीमरेज को देखा गया कि इस आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, आरएनए को बनाना। और आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर ये आरएनए इससे जाकर के जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, और अगर आरएनए इससे जाकर के नहीं जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो देखो, अब ये आरएनए अगर यहां जाकर के जुड़ेगा तो स्पेस कम है, तो इसको जुड़ने में क्या होगी, दिक्कत। तो ये इधर आसानी से नहीं जुड़ सकता, इसको क्या होगा, इसको स्पेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इधर की अगर अपन बात करें तो यहां पे ये क्या कर सकता है, इजीली जुड़ सकता है, क्योंकि इसके पास में क्या है, स्पेस ज्यादा है। तो यहां पे जो अपने पास में अगर अपन ये बात करते हैं, क्रोमेटिन का जो अरेंजमेंट है दो प्रकार का होता है, ठीक है, हिस्टोन के बेसिस पे या फिर न्यूक्लियोसोम के डिस्टेंस के बेसिस पे। इसमें न्यूक्लियोसोम के डिस्टेंस कम है, तो हिस्टोन का नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और पैकेजिंग कैसी हो जाएगी, टाइट। यहां पे हिस्टोन का नंबर क्या है, कम, न्यूक्लियोसोम का नंबर भी क्या है, कम। तो न्यूक्लियोसोम का नंबर कम तो हिस्टोन भी कम, तो पैकेजिंग कैसी हो जाएगी, लूज। तो दो तरीके की पैकेजिंग पाई जाती है, एक होती है टाइटली पैक्ड और एक होता है लूजली पैक्ड होता है। इतनी बात समझ में आई? चलो इसको अभी अपन देखते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है, ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये हमारे पास में क्रोमेटिन है। इस क्रोमेटिन के अंदर की तरफ यहां पे जो जुड़ रखी है वो कौन सा है, हिस्टोन, ठीक है। ये सब के सब क्या है, यहाँ पे एच बना देता हूं, यहाँ पे ये स्टोन है। अब ये हिस्टोन के साथ साथ में अपन ये बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ने की कोशिश करती है। तो कि अगर अपन बात करें
तो वो उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब इसको देखो, ये यहां पे डिफिकल्टी से जुड़ेगा और यहां पे ये इजीली जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है यहां पे और एक ये पोर्शन है यहां पे। ठीक है, तो ऐसा पोर्शन जिसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज बहुत डिफिकल्टी से जुड़ पाया है, ठीक है ना, या फिर जिसके अंदर अपन ये बोल रहे हैं पैकेजिंग बहुत ज्यादा टाइट है, उस तरीके के क्रोमेटिन को अपन बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसको अपन बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर क्या चीज अपन बात करेंगे, अगर अपन ये बोलेंगे कि इसके अंदर यहां पे न्यूक्लियोसोम के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो यहां पे हिस्टोन का नंबर क्या है, ज्यादा। हिस्टोन का नंबर ज्यादा है तो इसकी पैकेजिंग की अगर अपन बात करें तो इसकी पैकेजिंग किस तरीके की है, टाइटली पैक्ड है। ठीक है, अब इस आरएनए पॉलीमरेज यहां पे डिफिकल्टी से बाइंड होगा, तो बाइंड डिफिकल्टी से होगा तो डीएनए से आरएनए भी मुश्किल से बनेगा। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव या फिर इनएक्टिव बोलेंगे। इनएक्टिव अपन लेस एक्टिव बोल सकते हैं क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो थोड़ा बहुत हो सकता है, तो हम ये बोलते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बोल दो। ठीक है ना, और अगर कुछ भी ये भी लिख सकते हो लेस एक्टिव भी लिख सकते हो। क्या इतनी बात पड़ी आपको? ठीक है, अब जब अपन इसके अंदर ये डाई फेंकेंगे तो डाई यहां पे ज्यादा चिपकेगी, तो अगर डाई ज्यादा चिपक रही है तो कलर कैसा आएगा, डार्क या फिर लाइट, डार्क कलर आएगा। तो ये कैसे होते हैं, डार्कली स्टेन्ड होते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, किस तरीके का स्टेनिंग होती है इसकी, डार्कली स्टेन्ड होती है। ठीक है, इतनी बात समझ। अब इसको देखो, इसकी अगर अपन ये बात करें तो ऐसे क्रोमेटिन जिसके अंदर पैकेजिंग लूज होती है, तो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज नॉन स्टोन प्रोटीन इजीली आकर के अटैच होगा। इस तरीके के प्रोटीन को अपन बोलते हैं, क्रोमेटिन को अपन बोलते हैं यू क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, यू क्रोमेटिन समझ में। अब आप लोग बता जाओ इसके अंदर न्यूक्लियोसोम की डिस्टेंस ज्यादा या कम, न्यूक्लियोसोम की डिस्टेंस ज्यादा या कम, बताओ। ज्यादा है यहाँ पे, तो हिस्टोन का नंबर क्या हो जाएगा, कम। तो हिस्टोन का संख्या कम हो जाएगी। पैकेजिंग कैसी होगी, लूजली पैक या टाइटली पैक, पैकेजिंग हो जाएगी लूजली पैक्ड हो जाएगा ये। ठीक है, पैकेजिंग लूजली पैक हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव या फिर इनएक्टिव, एक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव है क्योंकि ज्यादा पॉलीमरेज जुड़ेगा, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। और कलर कैसा होगा, लाइटली स्टेन या डार्कली स्टेन, लाइटली स्टेन। ठीक है, क्योंकि जब डाई इसके ऊपर फेंकेंगे या फिर डाई लगाएंगे तो कम डाई चिपकेगी, तो लाइटली क्या होगा, ये स्टेन्ड होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके के क्रोमेटिन होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन। बात समझ में आई? अब देखो एक सवाल और आता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इस क्रोमेटिन फाइबर को एक और नाम से भी जाना रखा है कि न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। क्या बोलते हैं इसको अपन, न्यूक्लियो प्रोटीन भी अपन बोलते हैं। तो ये भी चीज नोट कर लेना, जो एनसीईआरटी लिखती है इसका मतलब क्या है। तो जो क्रोमेटिन जो है उसको न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको देखो। अच्छा मेरे को ये बताओ कि इस पूरे के पूरे क्रोमेटिन के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, डीएनए। डीएनए खुद किस में आता है, न्यूक्लिक एसिड में। तो अगर इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पे न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड में दो आते हैं, एक आता है अपने पास में आरएनए और एक आता है डीएनए। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये खुद एक तरीके का प्रोटीन है, यानी इसके अंदर प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो ये हिस्टोन की बात करता है। ठीक है, ये बात किसकी कर रहा है, हिस्टोन की। और आपको ये दिख रहा होगा ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन प्लस फाइबर, ये तीनों चीजें मिलकर के क्रोमेटिन को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर क्या चीज होते हैं, तो इसको क्रोमेटिन को आपकी एनसीईआरटी ने, ये अपनी एनसीईआरटी के अंदर ये भी लिख रखा है, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर भी लिख रखा है। ठीक है, चलिए आगे अपन, चलो 2 मिनट, चलो अब इसके अपन लास्ट कंपोनेंट की अपन बात करते हैं। 4th नंबर कंपोनेंट है इसका
न्यूक्लियोलस। ठीक है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। मेम्ब्रेन लेस के साथ साथ में इसकी शेप जो होती है स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ये लोकेटेड होता है। अब इसके काम की अगर अपन बात करें तो इसका काम क्या होता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। ठीक है ना। इसके फंक्शन की अगर अपन ये बात करें तो इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। अब न्यूक्लियोसोम की अगर अपन ये बात करते हैं तो जैसे राइबोसोम को अपन ने क्या बोला था? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोला था। अब न्यूक्लियोसोम को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये राइबोसोम बना रहा है तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलेंगे। तो राइबोसोम को हमने क्या बोला था? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो इसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो अगर इसकी अपन बात करें तो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है तो न्यूक्लियोलस को अपन बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोलते हैं। फैक्ट्री ऑफ क्या करते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। यानी जो सेल, यानी अगर अपन ये बात करें न्यूक्लियोलस का नंबर किस में ज्यादा होगा? जिसमें जिस सेल के अंदर अपन ये बात करें प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो जिस सेल को ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करती है उसमें राइबोसोम का नंबर ज्यादा, और उसी में किसका नंबर ज्यादा होता है? न्यूक्लियोलस का नंबर भी ज्यादा होता है। तो एक चीज यहां पे लिख लेना कि जो न्यूक्लियोलस जो होते हैं, ठीक है ना, अगर इसके अंदर न्यूक्लियोलस का किसी के अंदर नंबर ज्यादा है, ठीक है, न्यूक्लियोलस का क्या है? नंबर ज्यादा है, और साइज क्या होता है? लार्ज होता है, तो उसके अंदर हम ये बात करते हैं राइबोसोम्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं यहां पे ज्यादा, और इसमें प्रोटीन भी क्या होता है? ज्यादा बनता है। ठीक है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक। अब इसमें अपन ये सीखना है हमारे को कि भाई राइबोसोम का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जो इसका पार्ट है, जो आगे भी काम आता है, तो उसको अपन लेंगे अगले लेक्चर के लिए।